अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह नया वीडियो है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आवेदन किए हैं उसमें सफल होना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वह एक क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है, उसी तरह के सभी वीडियोस में मेरे जो चैनल के वीडियोस हैं उसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये आपके सामने प्रश्न है और इसके यहाँ पर 4 विकल्प हैं, एक सही उत्तर है जिस प्रकार आपके एग्जाम में आने हैं। तो इसका उत्तर आपको बताना है इनमें से। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो इनका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। परम तापमान पैमाना कौन सा है? 4 विकल्प हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और ये सभी। परम ताप यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है यह आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो परम ताप पैमाना है वह केल्विन होता है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमारे सामने इस तरह के बहुत ही बारीक अंतर के साथ विकल्प हो तो थोड़ा सा डाउट उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर पहला है वायरसों द्वारा, दूसरा है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, तीसरा है सभी पौधों द्वारा और चौथा है सभी हरे पौधों द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब हमको डाउट उत्पन्न हो जाता है। तो इसका उत्तर मुझे उम्मीद है आप जान गए होंगे। राइट आंसर होगा सभी हरे पौधों द्वारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? यानी ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई यहाँ पर पूछा गया है, या ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल, फान में, डेसी में और डेसिमल में। तो राइट आंसर आपको इसका बताना है दोस्तों। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई होती है डेसिबल। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ये सभी होंगे। कीटनाशकों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका यहाँ पर क्या होगा उसके उपयोग से? तो यहाँ पर दोस्तों कीटनाशकों का उपयोग करने से हमारा जो है जल प्रदूषण होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। पर्यावरण के लिए कौन सा हानिकारक है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है दोस्तों जो पॉलीथीन होता है, जो प्लास्टिक से बनी सामग्री होती है, प्लास्टिक। तो राइट आंसर चौथा है प्लास्टिक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति रिक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उभयधर्मी होती है या फिर उदासीन होती है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अमाशय रस की प्रकृति जो होती है वह अम्लीय होती है। राइट आंसर विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? निर्धारण मापनियाँ, मौखिक प्रश्न, दत्तकार, कागज पेंसिल परीक्षण। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना होता है दोस्तों। सही उत्तर आपको मैं बता देता हूँ, दत्तकार जो होते हैं वह इसका राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए कौन सी? रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए और परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अगर है तो उसमें भाषा होनी चाहिए
बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वही पर्यावरण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस दोस्तों, कैक्टस पौधे यानी नागफनी के पौधों के बीच कौन सा पक्षी बनाता है? 4 विकल्प है, फाख्ता, शकरखोरा, बया और कलचीड़। इनमें से आपने शायद नाम नहीं सुने हो 2-3 पक्षी। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फाख्ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों बैठता है? बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, और भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। राइट आंसर विकल्प 3 होगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है, निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं होता है? पहला है हुमस उपलब्ध कराना, दूसरा है भोजन भंडारण कराना, तीसरा है पौधों को सहारा देना, और चौथा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपको बता देते हैं जो यहाँ पर कि हुमस उपलब्ध कराना, यह जड़ का काम नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 महाराष्ट्र में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, मकड़ी, चींटी, दीमक। कौन सा एक साथ नहीं रहता है? राइट आंसर विकल्प 2 हो जाएगा, मकड़ी जो है वह एक साथ नहीं रहती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कुडुक भाषा जो है तो कहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड विकल्प नंबर 3। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न में से किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, और बच्चे कम गलतियां करें। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसका समर्थन नहीं करती है ऐसा पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देते हैं, यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर होगा दोस्तों आपका विकल्प नंबर 4, बच्चे कम गलतियाँ करें। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्न स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, मेघालय, लद्दाख और दार्जिलिंग। तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। राइट आंसर 3 नंबर होगा लद्दाख। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, यानी आलू से चिप्स बनते हैं, दूध से पनीर बनते हैं, सेव जैम, और कच्चा आम अचार बनता है। तो ये जो 3 नंबर वाला विकल्प यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो सकता है, या फिर कच्चा आम या अचार। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जोड़ा ठीक नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, दूध से पनीर, ये यहाँ पर ठीक। खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो दूध से पनीर। दोस्तों दूध से पनीर बनता है, लेकिन दूध से पहले यहाँ पर दही और फिर पनीर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? पहला है साबूदाना, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है गेहूं और चौथा है सौंफ। ध्यान रखिएगा कौन सा बीज नहीं है। राइट आंसर पहला हो जाएगा साबूदाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? पोलियो, मलेरिया, निमोनिया, चेचक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया, क्योंकि रुके हुए पानी पर
मच्छरों के लार्वा होते हैं जिससे मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना होता है दोस्तों। तो चलिए राइट आंसर आपको बता देते हैं, यहाँ पर जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये यहाँ पर गलत है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो यहाँ पर है, पहला है विषय अनुसार उपागम, दूसरा है हस्तपरक क्रियाकलाप, तीसरा है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, और चौथा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। राइट आंसर यही है, चौथा वाला, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? पहला है गोवा, दूसरा है केरल, तीसरा है मिजोरम, चौथा है बिहार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा, विकल्प नंबर 1। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे की पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखिएगा, पौधे की पत्तियों जो है सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है और बीज से तेल मिलता है। पालक, सरसों, नारियल, बंद गोभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसों, सरसों यानी राई। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौवा, कोयल, मैना, उल्लू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 4 उल्लू। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। आपको बता दें दोस्तों, ब्रेल लिपि जो होती है वह उनके लिए होती है जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं, उनके लिए होती है, वह हाथों से महसूस करके यहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं कि लिखा क्या हुआ है। तो इसमें कितना बिंदु होता है? राइट आंसर 6 बिंदुओं पर यह लिपि आधारित होती है, लिपि यानी भाषा। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी तरह के और भी प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।